तो ये तस्वीरें, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुवनेश्वर में रोड शो शुरू हो चुका है। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर की, ओडिशा की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उस वेन्यू तक जाएंगे जहां पर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, जहां पर बैठक के उद्घाटन भाषण को अमित शाह देंगे और कल समापन भाषण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होने वाला है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले बीजू पटनायक एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वहां पर सारे बड़े नेता उनके स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए मौजूद रहते हैं और उसके बाद वो एक छोटे से कार्यक्रम के लिए, क्योंकि वहां पर दीप प्रज्वलित करना है, लोगों से मुलाकात करनी है और उसके बाद वो वहां से अपना रोड शो शुरू करते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग वैसे भी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही थी और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मीमांसा मलिक भी जुड़ रही हैं। मीमांसा जी, कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले ये 10 किलोमीटर लंबा एक रोड शो है। जी, 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और यहाँ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उड़ीसा में हो रहा है ये रोड शो और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। और बहुत ही अहम इस मायने में है क्योंकि 2019 में रूबिका यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो यही एक राज्य था जिसमें बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन उसके बाद जो पंचायत चुनाव हाल ही में हुए उसमें बहुत ही दमदार प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला। और यही चाहती है बीजेपी कि किस तरह से यहाँ पर आधार को और मजबूत किया जाए ताकि विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 2019 में, उसमें भी उसी तरह का शानदार प्रदर्शन बीजेपी यहाँ दिखा सके। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगे अब क्या स्ट्रैटेजी होगी बीजेपी की यहाँ पर अपने आधार को मजबूत करने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए, उसी पर चर्चा होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये 10 किलोमीटर ये लंबा काफिला। और ये जो बैठक है दरअसल ये हो रही है जनता मैदान में, और वहीं पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जो उद्घाटन भाषण है वहां पर वो अमित शाह देंगे और कल जो है शाम 5 बजे के आसपास समापन भाषण प्रधानमंत्री मोदी देंगे। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, बहुत ही एक बड़ा ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से इस वक्त हम दिखा तो रहे हैं। तस्वीरें जो रोड शो है वहां पर किस तरह से अभिवादन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का और भारी भीड़ वहां पर जमा है, और ऐसा ही भारी जमावड़ा वहां पर बीजेपी नेताओं का, ये इससे समझ में आता है कि 13 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्रियों की वहां पर उपस्थिति है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उड़ीसा में। एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश और आधार मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की। जाहिर तौर पर देखिए, जब काशी में रोड शो किए थे तो कहा जा रहा था कि पूर्वांचल और बनारस में अपनी सीटें पक्की करने के लिए, बीजेपी की सीटें पक्की करने के लिए प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। उसका सबके सामने नतीजा भी आया। और ये भुवनेश्वर में जो रोड शो हो रहा है ये पूरे भुवनेश्वर के लिए है। मिशन है 2019 का, मिशन है 74 सीटों का, 147 में 74 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। और यही वजह है कि ये रोड शो प्लान किया गया। आपको बता दें कि जब भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, एक रैली होती है कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद, जिससे मार्गदर्शक जो सबसे बड़ा नेता होता है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उससे पहले आडवाणी थे, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित करते थे। लेकिन रैली तो इस बार रैली नहीं हो रही है, इसलिए रोड शो किया जा रहा है। एक रणनीतिक बदलाव के तहत रोड शो किया जा रहा है जिसका संदेश पूरे भुवनेश्वर में जाए। और मैं बता दूं कि जो 10 किलोमीटर का रास्ता है, ये पूरी रास्ता एक तरह से भरा हुआ है लोगों से, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आए हुए हैं, तरह तरह के वेशभूषा में, अपने अपने राग, अपने अपनी टपली, लेकिन सुर एक ही निकल रहा है, मोदी मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, यही सुर निकल रहा है एक पूरे भीड़ से। और इसी को तो एनकैश करने की कोशिश रविंद्र हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, इस पर नजर लगातार बनाए रखिएगा। ये देखिए अब 3:58 वक्त हो गया है हमारे फास्ट एंड फैक्ट्स कार्यक्रम का, जहां पर हम सारी खबरें आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं और पूरी फैक्ट्स के साथ बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गए हैं, जहां उनका रोड शो शुरू हो चुका है, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और इसके बाद पीएम बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। आज भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई।
सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिन की बैठक के दौरान गुजरात, हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की उम्मीद है। तो निश्चित तौर से वो उड़ीसा में भी सुशासन का रथ सफल होगा और सुशासन और विकास को समर्पित माहौल उड़ीसा में भी जल्द दिखाई पड़ेगा। और हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी और अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसलिए हमें आशा है कि इस कार्यकारिणी के साथ जहां राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत होगी, वहीं उड़ीसा के संगठन और कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा। हमारी इच्छा है कि देश की स्वर्णिम पूरे इतिहास में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य और सबसे महत्वपूर्ण उड़ीसा जैसा प्रदेश हमारे साथ आगे बढ़े, यही अपेक्षा करते हैं। बैठक में बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक के दौरान ओडिशा में 2019 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। ओडिशा में हाल में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी को जीत की उम्मीद जगी है। स्थानीय चुनाव में 850 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। 2012 के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को ओडिशा में महज 36 सीटें मिली थी। इससे पहले 1997 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। शाम 5 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उधर देश में 3 तलाक को लेकर छिड़ी बहस के बीच हलाला को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप इस बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रिपल तलाक की पीड़ित एक महिला ने बताया है कि कैसे तलाक के बाद हलाला के नाम पर ब्लैकमेलिंग होती है। ये निकाह तुमने कबूल किया? नहीं, हमने नहीं किया। मैंने कहा हम नहीं जान रहे, जिस पे मेरे शौहर ने मतलब मुझे डांटा कि देखो दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं तुम जा सकती हो, क्योंकि वो कागज में बयां कर रहे हैं। हाँ। तो मेरे शौहर डरे हुए थे। हाँ। शौहर भी डरे हुए थे। शौहर ने कहा कि दीन इस्लाम के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम निकाह करो। हाँ, निकाह करो, फिर जो है क्या कहते कौन सा उसके साथ तुम्हें रहना है, एक ही रात की तो बात होगी, उसके बाद तुम्हें छोड़ देगा, फिर मैं तुम्हें रख लूंगा, 3 महीना 13 दिन बैठना। इस महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे हलाला के लिए मजबूर किया, दूसरे व्यक्ति से 1 दिन के लिए शादी करने को कहा। जब हलाला की रस्म पूरी हो गई तो पीड़ित के पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तुम्हारे घर वालों ने गलत फायदा उठाया है तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी मैं मानने को तैयार हूँ। हमारे घर वालों को सिर्फ एक प्रूफ देना है, कागज तैयार करवाना है, जो कि वो बयां कर रहे हैं कागज में कि ये दूसरे शख्स से निकाह करें, फिर वो शख्स इन्हें पुनः तलाक दे दे सुरक्षा से, तो मैं दोबारा रख लूँगा, वापस मैं दोबारा निकाह कर लूँगा और इसमें कोई हिला हवाली नहीं करूँगा। और ये चंद कागज है जो महिला थाने में मैं लिख के दे रहा हूँ। घर वालों ने, शौहर ने क्या किया? तुमको रखा? नहीं रखा, ये कागज ये सब अदा हो गया। एक वेबसाइट ने इस महिला के बयान को रिकॉर्ड किया है। हलाला पर यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब आज शाम 7 बजे से लखनऊ में 2 दिन की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में ट्रिपल तलाक पर चर्चा होगी। इस सिलसिले में बोर्ड ने ऑलरेडी एक औरतों की, ख्वातीन की एक अलग विंग बनाई है। उस विंग को और किस तरीके से ज़्यादा एक्टिव किया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड गलत फहमियाँ और मिसकंसेप्शंस फैलाए जाते हैं, लोगों के दिमाग में हैं, ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो कि इंशाल्लाह टेकअप किए जाएंगे। ट्रिपल तलाक पर जारी बहस के बीच हिंदू महासभा की महासचिव पूजा पांडेय ने ट्रिपल तलाक से बचने के लिए मुस्लिम महिलाओं से हिंदू धर्म में शामिल होने की अपील की है। वचनबद्ध हूँ इस बात के लिए, हिंदू धर्म स्वीकार करिए और खुशी खुशी अपनी बेटियों का कन्यादान करूंगी और एक सुरक्षित जीवन प्रदान करूंगी। तलाक के बाद दोबारा शादी के लिए होता है निकाह हलाला। तलाकशुदा महिला को गैर मर्द से शादी करनी होती है। तलाकशुदा महिला को गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाना होता है। दूसरे मर्द से शादी के बाद फिर तलाक लेकर महिला की शादी पहले पति से कर दी जाती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट निकाह और हलाला की समीक्षा कर रहा है। कोर्ट में केंद्र के हलफनामे में भी हलाला का विरोध किया गया है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ बनने वाले किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार है। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन में शामिल होने का संकेत दिया तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के झूठ के खिलाफ गठबंधन को तैयार है। मायावती के साथ महागठबंधन पर सवाल पूछे जाने पर अखिलेश का जवाब था, आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा
और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें। अखिलेश ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग से बैलेट से ही चुनाव कराने की मांग की। ईवीएम कब खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर कब धोखा दे जाए, कैलिब्रेशन चलते चलते बिगड़ जाए, ये मशीन है, मशीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों एक साथ रहे हैं। 10 वर्षों की यूपीए की सरकार पर मायावती जी के साथ समर्थन दे रहे थे अखिलेश जी, और जिस दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उस दिन इनके साथी राहुल जी का क्या टिप्पणी थी वो सबने देखा है। तो मिले तो यही हैं। मायावती ने कहा है कि लोकतंत्र की हिफाजत के लिए विरोधी पार्टियां भी साथ आना। और एक बार फिर से हम भुवनेश्वर का इस वक्त रुख कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया था, प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनका रोड शो इस वक्त जारी है। और हमारे संवाददाता रविंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अभी कहां तक पहुंचा है? जहां पर ये बैठक होनी है, जनता मैदान, वहां तक पहुंचने में उन्हें कितना वक्त और लग जाएगा? देखिए, 5 बजे वो जनता मैदान जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही, जहां पर जनता मैदान 10 किलोमीटर का रास्ता है, 5 बजे करीब वहां पहुंचेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विधिवत उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं बता दूं कि देखिए, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकलेंगे और इसी रास्ते से, यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, रोड शो गुजरेगा। और एक बात बता दूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जयदेव विहार चौक कहलाता है, और इसी जगह पर आप एसपीजी के जवान देख सकती हैं, सुरक्षा के जो प्रधानमंत्री के साथ हमेशा रहते हैं, वो यहाँ पर तैनात है। और इनके ठीक सामने उस डिवाइडर के पास प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकेगी, कारवां रुकेगा, और प्रधानमंत्री उस गाड़ी से उतर के, जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही, जो बताया गया है, यहाँ से उतरकर दोनों तरफ आदिवासी दूर दराज से गाँव से आए हुए हैं, संबल से, बहुत दूर दराज से, कालाहांडी से, ऐसे रायगढ़ से, ऐसे जगहों से जो आदिवासी आए हुए हैं, अपने वेशभूषा में आए हुए, अपने वाद्य यंत्र द्वारा राग डपली सब बजा रहे हैं, उनके साथ रूबरू होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे ठीक दाएं तरफ प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। इनसे मिलेंगे प्रधानमंत्री। एक पड़ाव होगा जयदेव विहार, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। यहाँ पर एसपीजी के जवान है, पुलिस की सुरक्षा है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग किया हुआ है। अभी भले ही ट्रैफिक आवाजाही चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इस पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इधर से गुजरेगा, काफिला यहाँ रुकेगा। तो कहीं न कहीं व्यवस्था की गई है रोड शो में कार्यकर्ताओं को यहाँ पर प्रधानमंत्री से रूबरू होने का, प्रधानमंत्री को देखने का। वो काफिला आपके वहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकता है, ये आप बता रहे हैं, क्योंकि लेकिन हम दर्शकों को रविंद्र ये बता रहे हैं कि देखिए लाइव तस्वीरों के जरिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार का एक दरवाजा खुला हुआ है, वो बाहर निकले हुए हैं, चलती गाड़ी से देखिए हाथ वेव करते हुए सबका अभिवादन जो है स्वीकार कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और दोनों ही तरफ रोड के तादाद में लोग वहां पर खड़े हुए हैं। बीजेपी के झंडे देखिए वहां पर साफ तौर पर दिख रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हो भुवनेश्वर में, माफ कीजिएगा यहाँ ओडिशा में। इससे पहले हुई थी 1997 में, भुवनेश्वर में ही हुई थी। और उसके बाद से जो सिलसिला चला वो 2012 के नगर पालिका में दिखा, निकाय चुनावों में दिखा, जहाँ बीजेपी को 36 सीटें मिली। इससे पहले 2009 आप याद कीजिए, बीजेपी को जमकर जनता का लोकल बॉडीज के चुनावों में समर्थन मिला था, जिसमें से 850 सीटों में से कुछ 306 सीटें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 5 राज्यों में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उससे आत्मविश्वास में कार्यकर्ता है ही। और अब विस्तार जो है वो पूरब की तरफ होना ज़रूरी हो गया है। अमित शाह की स्ट्रैटेजी लुक ईस्ट की है और इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी में हिस्सा लेने से पहले लोगों के बीच रोड शो करते हैं। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, यहाँ से वो 10 किलोमीटर लंबा रोड शो खत्म होने के बाद वो सीधा वहाँ जनता मैदान पहुँचेंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। कौन कौन सी वो चीज़ें हैं
जो ये 400 मेंबर्स जो सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ बहुत से पहुँच रहे हैं, अलग अलग राज्यों के 14 राज्यों में बीजेपी है, किन बहुत अहम बातों पर चर्चा होने वाली है? देखिए 1997 में यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और 20 साल बाद हो रही है। यानी बीजेपी के नेताओं का मानना है कि 20 साल बाद हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, अगले 2 साल बाद हमें सत्ता में वापसी कराएगी, सत्ता में हमें कब्जा कराएगी। और यहाँ पर जो मुख्य मुद्दे होंगे तो उड़ीसा में मिशन उड़ीसा को लेकर तो हो ही रहा है, साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी भी रणनीति बनाई जाएगी। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, उसके जो उपलब्धियां हैं, उस सरकार की उपलब्धियां हैं, उसे जनता तक पहुंचाने के लिए संगठन और सरकार के बीच में आपसी सामंजस्य किस तरह से बेहतर हो, उसको भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही साथ मिशन उड़ीसा के तहत देखिए अभी स्थानीय चुनाव हुए थे, पार्टी तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आई। मानना है उनका कि अगले 2 साल में जब लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे तो हम नंबर 1 बनेंगे। 2009 तक, यहाँ पर अजीब बात है कि 2009 तक 1997 से लेकर 2009 तक बीजेडी के साथ बीजेपी दोनों मिलकर कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंकी थी और दोनों एक साथ मिलकर सत्ता में यहाँ पर काबिज थे। लेकिन 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार पेश किया था बीजेपी, उसी समय जब चंदन मित्रा यहाँ के प्रभारी थे, दोनों दोस्त माने जाते थे नवीन पटनायक और चंदन मित्रा, लेकिन वो दोस्ती काम न आई और बीजेडी नवीन पटनायक बीजेपी से अलग हो गए थे। यहाँ पर बीजेपी रविंद्र, सवाल दरअसल यही है कि अभी तक जूनियर पार्टनर की भूमिका में रही है उड़ीसा में बीजेपी, और अब अगर उसकी कोशिश ये है कि अपना आधार इतना ज्यादा यहाँ मजबूत कर लिया जाए कि अपने बलबूते जिस तरह से यूपी में दमदार प्रदर्शन दिखाया उसी तरह का मैजिक यहाँ पर भी दिखाया जाए, उसके लिए आदिवासियों को अपने साथ जोड़ना ये कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने? देखिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कालाहांडी जैसे जो माना जाता है कि मूल निवासियों का स्थान है, वहां पर विकास की कोई पहुंच नहीं होती है, बड़े बड़े नेताओं का वहां कोई नाम नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो कितना लोगों तक पहुंचा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने लगभग 100% रिजल्ट लाया है। हालांकि बीजेडी के नेताओं कहना था कि कांग्रेस से वहां पर छीनी है बीजेपी ने, बीजेडी का कोई वहां पर पहले से जनाधार नहीं था, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में बीजेपी का वहां पहुंच पड़ी और स्थानीय निकाय चुनाव में भारी जीत हुई। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो है वो बीजेपी के साथ, बीजेपी नेताओं का मानना कि वो हमारे साथ है। यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, मैं एयरपोर्ट से जब जनता मैदान के रास्ते में थोड़ी देर पहले जब बहुत लोगों से मुलाकात की तो कई जगह पर आदिवासियों को यहाँ पर लाया गया था। आदिवासी यहाँ पर मौजूद थे, अपने वेशभूषा में थे, पारंपरिक वेशभूषा में, और हर के जुबान पर एक ही था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी। और देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोई ये नहीं सोचता था कि वनवास खत्म होगा 14 साल बाद, लेकिन वहां पर अमित शाह की रणनीति, जैसा कि हम बार बार ये सभी कहते हैं कि रणनीति कामयाब हुई, नरेंद्र मोदी का करिश्मा वहां कामयाब हुआ, उसी तरह से कहीं न कहीं माना जाता है कि 2019 में जिस तरह के बीजेपी के दावे हो रहे हैं, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उससे जो निकल कर आएगा शंखनाद फूंकने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी की यहाँ पर पहली बार अपने दम पर सत्ता पर काबिज होंगे, ऐसा विश्वास बीजेपी के नेताओं को हुआ। और एक बात बता दें कि जब पूरे भुवनेश्वर में जो देखने को मिला है, कहीं न कहीं पूरे जिस तरह से यहाँ पर झंडे बैनर दिखाई दिए हैं, लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम ला सकती है। ये मिशन जो 2019 है उस पर तो फोकस रहेगा ही, साथ ही साथ कुछ आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं। डिजिटल लेन देन को लेकर काफी उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां जहां जा रहे हैं इसको लेकर भी आह्वान किया जा सकता है। इसको लेकर कोई संकेत? देखिए कार्यकारिणी से ठीक एक दिन पहले भीम ऐप के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कोशिश है, सरकार की कोशिश है, डिजिटल जो मूवमेंट चलाई है सरकार ने उसका व्यापक पैमाने पर प्रचार हो, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी ये गुण जाएगी कि डिजिटल इंडिया को मजबूती से संगठन लेकर जाए जनता के बीच में, न सिर्फ भुवनेश्वर में बल्कि उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में। माफ करिएगा, इसके अलावा जो जीएसटी है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा बिल अगर कहा जा सकता है तो जीएसटी है। एक देश एक कर की जो नीति अपनाई गई है सरकार ने और संसद ने उसे मंजूरी दी है, उसे जनता के बीच में लेकर जाना, सरकार और संगठन के बीच में आपसी तालमेल से जीएसटी को और डिजिटल इंडिया को बड़े पैमाने पर जनता के बीच में ले जाना है। न सिर्फ इसका सियासी फायदा पहुंचाने के लिए बल्कि देश के विकास में भी ये बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, इसको भी जनता तक पहुंचाना। एक संदेश जाएगा आर्थिक जो प्रस्ताव पारित होगा उसके जरिए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। जी, आपको क्या जानकारी मिल रही है रविंद्र, या फिर हम आपको कुछ वक्त दे देते हैं ताकि आप आसपास के जो आपके साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे पूछ सके कि कितनी देर में वो काफिला आपके पास पहुंचने वाला है? देखिए
जो यहाँ बताया गया है कि एयरपोर्ट से जब चलेंगे तो उसके आधे घंटे के बीच में यहाँ पर करीब करीब प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं, उनका पड़ाव रुकने वाला है। तो माना जा रहा है कि चंद मिनटों बाद ही, कुछ मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरेगा। उसके बाद यहाँ से सीधे जनता मैदान जाएगा। इसके बीच में कोई पड़ाव नहीं है, कहीं रुकना उनको नहीं है। एयरपोर्ट से गवर्नर हाउस से फिर जयदेव विहार से सीधे जनता मैदान, यही वो रास्ता है जो जनता मैदान तक जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरने वाला है। दोनों तरफ कटआउट भी लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का कटआउट लगे हुए हैं, झंडे बैनर हैं, पूरे तरह से फाटा हुआ है। पुलिस की सुरक्षा कड़े बंदोबस्त है, लोग यहाँ पर हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कब यहाँ से गुजरेगा, प्रधानमंत्री कब यहाँ उतरेंगे, उनसे रूबरू होंगे। और सुरक्षा के आप देख सकते हैं कि लोगों को अब इस रोड पर आने से रोकने की कोशिश कर रहा है सुरक्षा। समर्थकों का जो हुजूम है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर रविंद्र तस्वीरों में। और पहले हमने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में, जब ये रोड शो की शुरुआत हुई थी, तब वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अब हालांकि उन्होंने दरवाजा जरूर बंद कर लिया है और ये जो काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जनता मैदान जहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होने जा रही है, उस ओर ये रुख कर रहा है। और बीच में हम देख रहे हैं लगातार जो सड़क है दोनों ओर पहले दिखाई दे रहे थे हमें, भारी हुजूम जो था समर्थकों का उमड़ रहा था। मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड भी किया गया कि आप देखिए ना, अब ये लाइव तस्वीरें हैं, आगे आप बढ़े, उनको ये पता था कि आगे अब लोग नहीं होने वाले हैं, लोग उनका अभिवादन करने के लिए वहां पर नहीं होंगे और शायद इसी वजह से वो गाड़ी के अंदर बैठ भी गए। उनको ये सूचित कर दिया गया, उनको ये बता दिया गया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जनता मैदान पहुंच जाएंगे। और रूबिका, जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी बहुत ही चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं। ये राजभवन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद वो रुख करेंगे जनता का मैदान का, जहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक होने वाली है। तो ये राजभवन की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आपको ये भी बता दें, जो हम सुरक्षा इंतजामों की बात कर रहे थे, दरअसल जो पुरी की यात्रा होती है बहुत ही लोकप्रिय है और वहां पर जिस तरह का सुरक्षा का बंदोबस्त उन दिनों में रहता है, कुछ ऐसे ही सुरक्षा के इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर किए गए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजभवन में एंट्री की है प्रधानमंत्री मोदी ने और उसके बाद वो जनता मैदान जाएंगे जहां पर विधिवत तरीके से उद्घाटन किया जाएगा ये 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, जो 2 दशकों के बाद यहां भुवनेश्वर में रखी गई है।